हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उत्तराखंड का इतिहास आपका अधिकांश कवर भी हो चुका है। तो उत्तराखंड के इतिहास के साथ साथ आज से हम लोग हिंदी भी शुरू कर रहे हैं और हिंदी में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हिंदी पत्र लेखन से। देखिए, आप किसी भी राज्य की परीक्षा दे रहे हो, किसी भी राज्य की परीक्षा में आप लोग बैठ रहे हो, अगर वहाँ आपका सिलेबस में हिंदी पत्र लेखन वाला अगर टॉपिक दिया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि देखिए, हिंदी का जो पत्र लेखन है कि वर्तमान की परीक्षा में काफ़ी पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 प्रकार के पत्र लेखन की बात कही गई है उत्तराखंड के सिलेबस में। वो कौन कौन से हैं? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पण लेखन, प्रारूपण और विज्ञप्ति। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार के पत्र लेखनों के बारे में आपसे उत्तराखंड में पूछा जाता है। तो इन 5 पत्र लेखनों को हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, एक बात और है, वर्तमान की अगर हम लोग परीक्षाओं की बात करते हैं तो 1 या 2 प्रश्न पत्र लेखन से बन रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये जो हमारी सीरीज रहेगी पत्र लेखन की, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, ताकि हमें ये पता लगता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और साथ ही साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सरकारी पत्र से। 5 प्रकार के पत्र हैं, तो उनमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सरकारी पत्र। पत्र तो वैसे बहुत सारे, पत्रों के प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तराखंड के जो सिलेबस में दे रखे हैं वो 5 ही दे रखे हैं। तो सरकारी पत्र, देखिए सरकारी पत्र को सबसे पहले आप लोग ये जानिए, सरकारी पत्र को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है। हो सकता है सरकारी पत्र एग्जाम में नाम ना दिया हो, क्या पता उसका तो दूसरा नाम हो, दूसरे नाम से उसे जाना जाता है, वो नाम आपके एग्जाम में दिया हो, तो वो भी आपको याद रखना है। सरकारी पत्र को शासकीय पत्र भी कहा जाता है, ये आपको नोट करना है। सरकारी पत्र को शासकीय पत्र भी कहा जाता है, साथ ही साथ में कभी कभी इसको औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। औपचारिक पत्र भी इस पत्र को कहा जाता है। तो आपको ये भी नोट कर लेना, सरकारी पत्र को शासकीय पत्र और कभी कभी औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, सरकारी पत्र, ये सरकारी पत्र की परिभाषा क्या है, सरकारी पत्र होता क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है, इसकी शैली कैसी होती है, एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। देखिए, वह पत्र जो किसी सरकारी कार्यालय से किसी अन्य सरकारी कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार की ही नीति या समस्या या कोई अन्य विषय का उल्लेख हो, सरकारी या शासकीय पत्र कहलाते हैं। देखिए, जो पत्र, यहाँ पर एक बात आप नोट करेंगे, सरकारी कार्यालय को भेजा जाए और सरकार की ही नीतियाँ। देखिए, यहाँ पर से 2 चीज़ों को आपको पकड़ना है, आपको समझ में आ जाएगा। सरकारी कार्यालय और सरकार की ही नीतियां, सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही नीतियां, मतलब कि जो सरकारी पत्र या फिर शासकीय पत्र या फिर औपचारिक जो पत्र रहेगा, इसमें सरकार की ही नीतियां, सरकार की समस्या या अन्य कोई भी विषय हो, उनके बारे में अगर कोई बात होती है, कोई अगर पत्राचार होता है, तो वो सरकारी पत्र के माध्यम से ही होता है। या एक सरल सी भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं, जो सरकार या सरकारी कार्यों द्वारा, जो सरकार के लिए या सरकारी कार्यों के लिए, जो सरकार के लिए या सरकार के द्वारा सरकारी कार्यों के लिए जारी किया गया हो, उसको हम लोग सरकारी पत्र कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे सरकारी पत्र क्या होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला है हमारा टॉपिक, सरकारी पत्र का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम का मतलब वो कहाँ से निकलता है। देखिए, अब देखिए, कोई भी अगर पत्र जारी होता है तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही ना किसी ऑफिस से निकलेगा। तो वो कहाँ से निकल रहा है, उसका उद्गम क्या है। तो सरकारी पत्र का जो उद्गम है वो है पद से। अब ये पद क्या है, इसको भी आपको समझना है। देखिए, एक शब्द आता है पद, एक शब्द आता है पदाधिकारी। आप इन दोनों शब्दों को समझेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ। और एक बात और, देखिए, रटना बंद है, रटना नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो रटना बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा कि आपको देखते ही सब कुछ याद हो जाएगा। रटना आपको नहीं है, हर चीज़ आपको फैक्ट से समझाऊंगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा। तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए, सरकारी पत्र का उद्गम कहाँ से हो रहा है, मैंने आपसे कहा ना, सरकारी पत्र का जो उद्गम होगा, अब कोई भी पत्र हो उसका उद्गम कहीं ना कहीं से तो होगा ही। तो एक शब्द आता है पद और एक शब्द आता है पदाधिकारी। इन दोनों को अगर आप
आपने समझ लिया तो आप ये आराम से समझ जाएंगे कि जो सरकारी पत्र है उसका उद्गम कहाँ से होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं पद क्या होता है। देखिए सरकार द्वारा जहाँ पर भी कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो किसी पद पर ही नियुक्त किया जाएगा। अगर कोई सचिव है, सचिव के पद पर उसको नियुक्त किया गया है। सचिव क्या है? सचिव का एक पद है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? पद। तो आप ये समझिए कि जो सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति अगर कहीं नियुक्त किया गया है तो किसी पद पर उसको नियुक्त किया गया है। अब उस पद पर जो अधिकारी बैठ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे पदाधिकारी। उस पद पर अगर कोई अधिकारी बैठता है उसको हम लोग कहते हैं पदाधिकारी। और जो जो पदाधिकारी है वो कहाँ बैठेगा? उसको एक पद दिया होगा ना, उसको एक पद दिया होगा। तो पद और पदाधिकारी दो अलग अलग चीजें हैं, आप ये समझिए। पद क्या होगा? सरकार द्वारा किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को कहीं नियुक्त किया गया है तो किसी पद पर ही उसको नियुक्त किया गया है। कोई सा भी पद हो सकता है, कितने सारे विभाग होते हैं, अनेक विभाग होते हैं, अनेक विभागों में अलग अलग पद होते हैं। उन पदों में कोई भी व्यक्ति बैठा होता है, कोई अधिकारी बैठा होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदाधिकारी। चलिए ठीक है। तो देखिए, तो मैंने आपसे दो बात कही, एक पद एक पदाधिकारी। अब देखिए जो पद होगा और पदाधिकारी होगा, मैं यहाँ पर से फिर से लिख देता हूँ, जो पद होगा और पदाधिकारी होगा। जो पदाधिकारी होगा ना, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा होगा तभी तो उसको हम लोग कहेंगे पदाधिकारी। मतलब कि उस पद पर कोई अधिकारी बैठा हुआ है तो कोई व्यक्ति बैठा है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई पदाधिकारी कोई पत्र जारी करेगा, कोई पदाधिकारी अपने स्तर से यानी कि व्यक्तिगत रूप से अगर कोई पत्र जारी करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र हम लोग किस कंडीशन में कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति उस पद पर बैठा हो, मतलब कि व्यक्तिगत कार्यों के लिए अगर कोई व्यक्ति पत्र लिख रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पदाधिकारी उस पत्र को लिखेगा, पदाधिकारी। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है पद, इसको आप लोग समझिए। ये अर्ध सरकारी पत्र की बात हम लोग अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया है। लेकिन यहाँ पर आता है पद। तो सरकारी पत्र का जो उद्गम होगा ना, सिर्फ और सिर्फ पद से होगा। पद से पद में जाएगा। सचिव का पद है, सचिव के पद से दूसरे विभाग के सचिव के पद में जाएगा। पदाधिकारी है तो पदाधिकारी का अगर कोई वहां पर अधिकारी बैठा हुआ है तो वो अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरे पद से सचिव को जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। या फिर कोई डीएम है, एसडीएम है, जो भी उसका पद है, तो वो पद से ही पद की ओर चलेगा। तो सरकारी अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है, सरकारी पत्र का उद्गम कहाँ से होता है? पद से। देखिए उत्तराखंड में तो वैसे भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो तो आपके ऑप्शनल वाले बनते हैं, तो आपको तो ऐसे ही याद रखना है। ज़्यादा आपको इसमें कुछ समझने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस ये याद कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप उतना समझ लीजिए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सरकारी पत्र का जो उद्गम है कहाँ से होगा? पद से होगा। और कहाँ जाएगा? पद को ही जाएगा। मतलब एक पद से भेजा जाएगा और दूसरे पद को भेजा जाएगा, ये आपको समझना है। तो सरकारी पत्र पद से पद को ही प्रेषित किया जाता है, ये आपको समझना है। तो जो पद होगा वो किसी भी विभाग का पद हो सकता है, और जो पदाधिकारी जो मैंने आपको बताया वो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा। तो ये पदाधिकारी जो आएगा ना, जो पदाधिकारी वाले जो हम समझेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सरकारी वाले पत्र में। लेकिन सरकारी वाले पत्र में पदाधिकारी का कोई कार्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पद का यहाँ पर कार्य होता है। तो आपको याद रखना है, सरकारी पत्र का उद्गम पद से, और कहाँ जाएगा? पद को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए, जो सरकारी पत्र है इसका संचालन कैसे होता है, ये चलता कैसे है, इसके संचालन की रीति क्या है। अगर कोई पत्र कहीं से भेजा जाता है तो संचालन का एक प्रकार तो होता होगा ना, वो कैसा है? देखिए संचालन की हम लोग बात करते हैं। सरकारी पत्र के संचालन की रीति द्विआयामी है। द्विआयामी मतलब कि दोनों ओर से, जिसको आप लोग समझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सरकारी पत्र के संचालन की रीति कैसी है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विआयामी। अब द्विआयामी क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए द्विआयामी का मतलब क्या है? सीनियर से सीनियर। अगर देखिए एक यहाँ पर एक बैठा हुआ है, और यहाँ पर कोई पद है, और यहाँ पर कोई पद है। अगर ये कोई पद है, यहाँ पर मान लिया कोई पद यहाँ पर है और एक पद यहाँ पर है, तो अगर यहाँ से ये पत्र यहाँ पर भेजा जाएगा तो इसका जवाब ये भी तो देगा ना। इसका जवाब ये भी देगा। अगर इस पद से यहाँ पर से ये पत्र अगर इधर को भेजा जाएगा तो इसका जवाब तो ये देगा ही देगा। तो इस प्रकार से जो संचालन हो जाएगा सरकारी पत्र का, वो कैसा होगा? द्विआयामी। यानी कि दोनों ओर से, देखिए दोनों ओर से पत्राचार चल रहा है। तो देखिए दोनों ओर से अगर पत्राचार चल रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? द्विआयामी। अब देखिए सीनियर से जूनियर
जूनियर से सीनियर को भी भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो सीनियर होगा वही जूनियर को देगा, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सीनियर से जूनियर को भी जा सकता है, जूनियर जो है अपने सीनियर को भी पत्र लिख सकता है, और सीनियर से सीनियर यानी कि जो मतलब कोई मान लिया कोई एसडीएम है, कोई डीएम है, अगर यहाँ पर से कोई पत्र भेजना चाहे, कोई सचिव है, अगर वो अपने स्तर के लोगों को भेजना चाहे यहाँ पर से भेजेगा और इसका जवाब देगा तो कैसा हो जाएगा, द्विआयामी हो जाएगा। सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर, सीनियर से सीनियर और जूनियर से जूनियर, तो इस प्रकार से इसके संचालन की रीति है। तो आपको याद रखना है जो सरकारी पत्र रहेगा उसके संचालन की रीति कैसे हो जाएगी, द्विआयामी। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी विषय वस्तु की। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, देखिए शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश इत्यादि को संपादित करने के लिए इस पत्र को भेजा जाता है। देखिए शासकीय कार्यों के लिए ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। शासकीय कार्य जो नीतियां हैं, जो निर्णय हैं, जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, जितने भी शासकीय कार्य हैं उनको संपादित करने के लिए इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी ये रहेगी इसकी विषय वस्तु। फिर देखिए उसके बाद आता है भाषा। जो सरकारी पत्र रहेगा ना उसकी भाषा कैसी होती है, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, औपचारिक। देखिए कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं ना जहां पर आपसे जैसे क्या होता है प्री और मेंस होते हैं, तो मेंस में क्या होता है वहां पर आपसे पूरा पूछा जाएगा कि सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए या सरकारी पत्र की विषय वस्तु बताइए, सरकारी पत्र के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताइए। तो आपको तब क्या करना पड़ेगा, तब तो आपको जैसा मैंने लिखा है आपको पूरा वैसे ही लिख देना है। लेकिन उत्तराखंड में तो ऐसा है नहीं। उत्तराखंड में तो आपसे क्या पूछा जाएगा, उत्तराखंड में आपसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि जो सरकारी पत्र है उसकी भाषा कैसी रहेगी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, औपचारिक। अब देखिए भाषा औपचारिक होती है, एक होती है अनौपचारिक, ये भी आपको समझते हुए चलना है ना, ताकि आपको जो अगली वीडियो आएगी अर्ध सरकारी पत्र की तो वहां से आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। देखिए एक होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। देखिए औपचारिक जो भाषा होती है ना, औपचारिक, देखिए सबसे पहले हम लोग अनौपचारिक भाषा को समझते हैं, तो औपचारिक आप स्वयं ही समझ जाएंगे। देखिए अनौपचारिक भाषा स्वयं के कार्यों को करने के लिए प्रयोग नहीं, औपचारिक भाषा पहले औपचारिक समझ लेते हैं। औपचारिक भाषा स्वयं के कार्यों को करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। अब देखिए अगर आप किसी पद में बैठे हुए हैं, जैसे कि आप अगर किसी पद में बैठे हुए हैं, शासन के द्वारा आपको एक पद दिया गया है, आप मान लिया किसी सचिव हैं या फिर आप डीएम हैं, अगर आप किसी पद में बैठे हुए हैं तो आप क्या व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही पत्र लिखेंगे, व्यक्तिगत कार्यों के लिए तो पत्र नहीं लिख सकते ना। आप जो भी पत्र लिखेंगे वो शासन प्रशासन के कार्यों के लिए लिखेंगे। तो अगर आप व्यक्तिगत कार्यों के लिए अगर पत्र लिखते हैं तो उस कंडीशन में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किस कंडीशन में, जब आप व्यक्तिगत कार्यों के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तब अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये सब अगली वीडियो में बताऊंगा, समझते हुए चलना है यहाँ से। लेकिन जब आप अपने का जो अपना कार्य है उसके लिए पत्र नहीं लिखते हैं, शासन प्रशासन से संबंधित कोई कार्य है उसके लिए कोई पत्र लिखते हैं, सरकारी कार्यों के लिए कोई पत्र लिखते हैं, तो वहां पर औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो औपचारिक भाषा स्वयं के कार्यों को करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। औपचारिक भाषा स्वयं के कार्यों को करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है, शासन का काम करने के लिए और शासन के पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सुनेंगे एक बार और, शासन का काम करने के लिए या शासन के पदाधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है जो सरकारी पत्र रहेगा उसकी भाषा कैसी रहेगी, उसकी भाषा रहेगी सदैव ही सदैव औपचारिक ही रहेगी। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए एक बात और, औपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा, जब हम लोग औपचारिक भाषा का प्रयोग अगर इसमें कर रहे हैं पत्र लेखन में, तो इस पत्र लेखन के दौरान कहीं पर भी कृपया, कष्ट करें, आग्रह, निवेदन, अनुरोध जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब कि औपचारिक जो हमारी जो भाषा रहेगी ना, जब हम लोग सरकारी पत्र हम लोग लिखेंगे तो वहाँ पर जब हम देख, जैसे क्या होता है आपने कभी भी कोई एप्लीकेशन लिखी होगी, कोई पत्र लिखा होगा, तो वहाँ पर आप लिखते हैं ना, देने का कष्ट करें, छुट्टी देने का कष्ट करें, आप आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, कृपया जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सरकारी पत्र में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, मान लिया जैसे कि इनमें से बताइए कि सरकारी पत्र में किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार के जो शब्द रहेंगे ना, कृपया, कष्ट करें, आग्रह, निवेदन, अनुरोध, तो जो संबोधन जैसे जैसे शब्द जैसे आ रहे हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। एक बात और, चाहे जूनियर
चाहे जो जूनियर पद पर बैठा, जो जूनियर पद हो, अगर वो जूनियर पद से कोई पद सीनियर पद पर जा रहा है ना, तो ऐसा नहीं तब हम लोग कृपया, कष्ट करें, आग्रह, निवेदन शब्दों का प्रयोग करेंगे, तब भी हम लोग इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा पत्र एक सीनियर अधिकारी लिखता है जूनियर जूनियर अधिकारी को, जिस भाषा का प्रयोग वो करता है उसी भाषा का प्रयोग एक जूनियर जो वहाँ पर पदाधिकारी जो पद में बैठा हुआ है वो सीनियर अधिकारी या फिर सीनियर जो पद वहाँ पर है उसके लिए ऐसी ही भाषा का प्रयोग करेगा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है भाषा बदल जाएगी, भाषा इसमें सदैव ही समान रहती है। तो आपको याद रखना है, जहाँ पर ऐसे भाव आते हो, कृपया, कष्ट करें, आग्रह, निवेदन, ऐसे जो भाव आते हैं, ऐसे शब्द जो रहते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग सरकारी पत्र में इनका प्रयोग नहीं होता है इन शब्दों का। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए भाषा हमने पढ़ी औपचारिक। अब हम लोग बात कर रहे हैं सरकारी पत्रों की भाषा शैली क्या रहती है। भाषा कैसी थी? भाषा थी औपचारिक। और भाषा की शैली क्या रहेगी? भाषा की शैली रहेगी अन्य पुरुष शैली। 3 प्रकार के होते हैं ना, ये कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में स्वयं, मैं, मतलब स्वयं के लिए कोई बात कही जाती है, मैं, हम, हमने, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में तुम, तुमने, तुम्हारे, ऐसे करके। और जो अन्य पुरुष होता है उसमें क्या है? वह, वहाँ, वे, उन्होंने। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जो भी जो हमारा ये सरकारी पत्र रहेगा, इसमें जो भाषा शैली रहेगी वो कैसी रहेगी? अन्य पुरुष शैली रहेगी। अन्य पुरुष मतलब कि जहाँ पर तीसरे व्यक्ति को अगर कोई भाव इंगित करता हो, जैसे कि वह, वहाँ, वे, उन्होंने, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होगा। यहाँ पर तुम और मैं शब्दों का प्रयोग इन पत्रों में नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा सरकारी पत्र की भाषा शैली कैसी होती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष शैली। कुल मिलाकर जो रूढ़ शब्द टाइप में होता है, रूढ़ शब्द एक तटस्थ भाव वाले, मतलब कि तटस्थ भाव, संक्षिप्त, एक शब्द हो जिसके अर्थ अनेक निकलते हो, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अगर मैं बात करूँ सरकारी पत्र का, जो सरकारी पत्र है उन पत्रों का भाव कैसा होता है, उन जो सरकारी पत्र की जो भाषा होती है ना, भाषा, उस भाषा शैली का भाव कैसा होता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तटस्थ भाव इनका होता है। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। तटस्थ भाव से लिखे जा रहे हैं, अन्य पुरुष शैली में लिखे जा रहे हैं, औपचारिक भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। उसके बाद देखिए सरकारी पत्र के महत्व क्या क्या हैं। सरकारी पत्र के महत्व भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए शासकीय कार्य व्यवहार को संपादित करने के लिए, मतलब कि शासन से संबंधित जो भी कार्य रहेंगे उनको संपादित करने के लिए इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए अपने पदों के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अधिकारीगण इस पत्र का उपयोग करते हैं। मतलब अपने पदों का, मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पर पदों की बात होगी, अपने पदों के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए। अगर देखिए एक बात आपको ऐसे समझनी है, ये कोई डीएम है, अगर ये कोई डीएम है और यहाँ पर एक एसडीएम बैठा हुआ है, अगर कोई डीएम एक पत्र लिखता है यहाँ पर से, और वो अपने पद से ही तो लिखेगा ना। अगर वो अपने पद से कोई पत्र लिख रहा है तो वो क्या होगा? वो स्वयं के कार्यों के लिए तो प्रयोग नहीं होगा, वो शासकीय कार्यों के प्रयोग के लिए लिख रहा है। मतलब शासन के कार्य जो हैं उन कार्यों के लिए और अपने दायित्व जो उसको दिए गए हैं उन दायित्वों को पूरा करने के लिए वो पत्र लिखता है। तो वो वो स्वयं के कार्य तो नहीं है ना, उसके शासन के कार्य हैं, सरकार के कार्य हैं, तो उन कार्यों को वो कर रहा है, तो पद से कर रहा है वो। ये आप ये पद से आप लोग समझ रहे होंगे, ये पद से कर रहा है। स्वयं के कार्यों के लिए वह कब करेगा? जब उसका निजी कोई कार्य हो। जब वो अपने निजी कार्य के लिए किसी पत्र को लिखता है ना, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है? अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सरकारी पत्र की, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पद की बात होगी। तो बार बार ये पद आ रहा है ना, तो मेरी ये कोशिश है इस पद को आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। तो अगर यहाँ पर पद आ रहा है तो अपने पदों के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अधिकारीगण इस पत्र का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको बताया एक एसडीएम है, एक डीएम है, एक एसडीएम है। शासकीय कार्य अगर करता है तो शासकीय कार्य कर रहा है, तो शासन का कार्य कर रहा है, अपने व्यक्तिगत कार्य नहीं कर रहा है। तो अपना शासन का अगर वह कार्य कर रहा है तो वो पत्र पद से पद को लिखा जाएगा। और जब मैं आपको अर्ध सरकारी पत्र पढ़ाऊंगा ना इसके बाद, तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। पद और पदाधिकारी वाली बात आप समझ गए होंगे, बहुत आसान सा है। पद क्या होता है? जो सरकार द्वारा दिया गया हो। पदाधिकारी जिसमें पदाधिकारी बैठा हो, बस इतनी सी बात है। फिर देखिए यह अपत्र अभिलेख के रूप में लिखा जाता है। अभिलेख के रूप में मतलब कि अभिलेख अर्थात अधिकारपूर्ण, मतलब एक अधिकार दिया गया है ना उसको। अगर शासन प्रशासन में कोई व्यक्ति किसी पद पर बैठा हुआ है तो उसको एक अधिकार दिया गया है, तो उसी अधिकार के तहत अभिलेख अर्थात अधिकार पूर्वक लिखा गया लेख। अभिलेख का अर्थ क्या हो गया? मतलब अधिकार पूर्वक लिखा गया लेख है। तो यह पत्र अभिलेख के रूप में लिखा जाता है।
और देखिए इस पत्र को यहाँ पर देखिए इस पत्र को अतीत के निर्णयों का अवलोकन करने के लिए संरक्षित भी कर लिया जाता है। मान लिया कि एक समय ऐसा आया हो, कोई अधिकारी आया हो और उसने अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कोई पत्र किसी अन्य अधिकारी को भेजा हो और उस पत्र में हो सकता है कुछ गड़बड़ियां बाद में पाई जाती हो, तो भविष्य में जो भूतकाल में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी उसने कार्य किया हो उस पत्र के माध्यम के द्वारा, अगर बाद में उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई जाती हैं, तो गड़बड़ियां अगर पाई जा रही हैं तो प्रूफ क्या होगा, प्रूफ तो पत्र होगा ना, तो उस पत्र को संभाल कर रखा जाएगा। अगर बाद में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उस पत्र को निकाला जाएगा और उसको पढ़ा जाएगा कि इसमें क्या क्या उस समय बातें कही गई थी। तो इस प्रकार से इस पत्र को अतीत के निर्णयों का अवलोकन करने के लिए भी संरक्षित कर लिया जाता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए इन्हीं पत्रों के माध्यम से सरकार की पारदर्शिता का पता लगता है और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। तो इस प्रकार से सरकारी पत्र के ये रहे थे महत्व। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब आ गया सबसे महत्वपूर्ण चीज, जहां से एग्जाम में अधिकांश प्रश्न बनते हैं। ये दोस्तों यहाँ से अधिकांश प्रश्न एग्जाम में बनते रहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो इसको आपको कैसे समझना है, यहाँ से कैसे प्रश्न आपको बनाने हैं, क्या आपको रटना है, क्या आपको नहीं रटना है। मैं तो ये कहता हूँ रटना कुछ भी नहीं है, बस आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहिए। कितने अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सरकारी पत्र का प्रारूप क्या होता है, एक प्रारूप जो है, प्रारूप से ही एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। 2020 में कंश सहायक का एग्जाम आया भी था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था, किसी पत्र से ही आया था कि वो मैं क्या आया था मुझे याद नहीं, लेकिन इसी चीज से वो जो इसका पत्र का प्रारूप होता है इसी पत्र के प्रारूप से आया हुआ था। तो देखिए सरकारी पत्र का प्रारूप हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जो सरकारी पत्र होता है, जो एक कार्यालयी पत्र होता है, उसके सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है, कार्यालयी पत्र के सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, नोट कर लेंगे। कार्यालयी पत्र के सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। कार्यालय, हालांकि यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है, कार्यालय का नाम, कार्यालय जहाँ पर मैंने सरकारी पत्र का प्रारूप लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि जो जिस भी कार्यालय से वो पत्र भेजा जा रहा है तो उस कार्यालय का नाम वहाँ पर लिखा जाएगा। कहाँ पर, जहाँ पर मैंने लिख रखा है सरकारी पत्र का प्रारूप। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसा बनता है कार्यालय पत्र के सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, तो आपको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चुनना है, कार्यालय का नाम करके का ऑप्शन होगा, आपको उसको चुनना है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर कुछ जगह छोड़ रखी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर देखिए इतनी एक कोई सा भी अगर पत्र आप लोग सरकारी पत्र उठाएंगे देखेंगे यहाँ पर एक जगह आपको छूटी हुई मिलेगी। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं हाशिया। क्या कहते हैं, हाशिया। ये दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, यही एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाशिया। एक बात और, जो ये हमारा हाशिया रहेगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सरकारी पत्र में हाशिया किस तरफ छोड़ा जाता है, तो बाईं ओर। ये हमारा जो हो जाएगी बाईं, ये हमारा हो जाएगा दायां। ये ध्यान रखना है आपको, ये बायां रहेगा ये दायां रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बाएं दाएं से ही बनता है। धीरे धीरे करके देखिए समझ रहे हैं हम चीजों को। सरकारी पत्र के सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, कार्यालय पत्र के सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, कार्यालय का नाम लिखा जाएगा। इस वाले भाग को क्या कहेंगे हम, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं हाशिया। हाशिया कहाँ, हाशिया किस तरफ छोड़ा जाता है, सरकारी पत्र में हाशिया किस ओर छोड़ा जाता है, तो ये छोड़ा जाएगा बाईं ओर। बाईं ओर हमारी ये हो जाएगी और दाईं ओर हमारी ये हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए सबसे ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, जब कार्यालय का नाम लिख दिया गया उसके बाद लिखा जाता है पत्रांक। देखिए सबसे ऊपर पत्रांक या कहीं कहीं पर पत्र संख्या भी लिखा जाता है। पत्रांक या पत्र संख्या बात है कि ये दोनों आप लोग नोट कर लेंगे। पत्रांक अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है, देखिए हम लोग ये भी बात करते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। महत्वपूर्ण तो यही है ना, क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अगर बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपका ड्राफ्ट का कोई काम नहीं है। ड्राफ्ट तो मैंने इसलिए बना रखा है ताकि आपकी आंखों में एक इमेज बन जाए, आपको रटने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, सरकारी पत्र में पत्रांक कहाँ पर लिखा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक सरकारी पत्र में पत्रांक या फिर पत्र संख्या कहाँ पर लिखी जाती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर किस ओर, दाईं ओर। सबसे ऊपर किस ओर, दाईं ओर। आपको यहाँ पर ये लिख लेना है, दायां और बायां यहाँ पर लिख लेना है बस। दायां और बायां अगर आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकारी पत्र में पत्रांक या पत्र संख्या पत्र के किस ओर लिखी जाती है, कहाँ पर लिखी जाती है, ऑप्शन ऐसे होंगे, सबसे नीचे दाईं ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे नीचे बाईं ओर, या फिर बीच में, ऐसे करके कुछ ऑप्शन होते हैं वहां पर। तो देखिए सबसे ऊपर दाईं ओर पत्रांक संख्या लिखी जाती है। चलिए पत्रांक की बात आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखिए पत्रांक के बाद जब यहाँ पर लिखते हैं ना, तो पत्रांक के यहाँ पर को हम लोग नीचे लिखते हैं प्रेषक। प्रेषक, प्रेषक का मतलब क्या है, प्रेषक का मतलब है जो पत्र भेज रहा हो, जो
पत्र भेजता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो पत्र भेजता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेषक। अब देखिए प्रेषक अगर कोई पत्र भेज रहा है तो देखिए उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, कोई सा भी नाम लिखा जाएगा, जो भी नाम हो, हम लोग क ख ग ले लेते हैं मान लिया। उसके बाद उसका पद नाम लिखा जाएगा। पद नाम जैसे कि मैं मान लेता हूँ जो नाम है वो क ख ग है, नाम हम लोग मान लेते हैं क ख मान लेते हैं, और उसके पद का नाम क्या हो जाएगा, सचिव। सचिव मान लिया, सचिव के स्तर से ये पत्र भेजा जा रहा है। तो देखिए जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, क ख ग, क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। पद, पद मान ले सचिव का कोई पद है, सचिव इसको इस पद को भेज रहा है, पत्र को भेजता है। शासकीय पता, शासकीय पता हम लोग मानते हैं कि गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय हो जाएगा कहाँ पर, भारत सरकार। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इसको। प्रेषक, प्रेषक का मतलब जो पत्र भेज रहा है, प्रेषक का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके पद नाम लिखेंगे। पद नाम यहाँ पर आप लोग पद या फिर पदनाम कुछ भी लिख सकते हैं, पद या फिर पदनाम। पदनाम क्या हो जाएगा, सचिव। सचिव अगर भेज रहा है ना तो सचिव हो जाएगा। शासकीय पता, शासकीय पता देखिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेषक का जो उसका डाटा है उसको हम लोग लिखते हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम, उसका पदनाम, उसका शासकीय पता पत्र के किस ओर लिखा जाता है। तो सबसे ऊपर किस ओर लिखा जाएगा, बाईं ओर। सबसे ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए सबसे ऊपर लिखा जा रहा है ना, और बाईं ओर लिखा जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। सरकारी पत्र में प्रेषक का पदनाम कहाँ लिखा जाएगा, शासकीय पता कहाँ लिखा जाएगा, नाम कहाँ लिखा जाएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए अब आता है हमारा, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं प्रेषित की। अब ये तो हमने बात करी प्रेषक की, यानी कि जो पत्र भेजेगा उसका तो हमने पता कर लिया है, कौन पत्र भेज रहा है, कहाँ पर उसको लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिसको पत्र भेजा जाएगा। जिसको पत्र भेजा जाएगा उसे क्या बोलते हैं, प्रेषिति। ये भी आप नोट करें, कभी कभी शब्दावली पूछ ली जाती है। जिसको पत्र भेजा जाएगा उसको क्या बोलते हैं, प्रेषिति। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। जिसको पत्र भेजा जाएगा उसको क्या कहते हैं, प्रेषिति। अब देखिए प्रेषिति को हम लोग कैसे यहाँ पर लिखते हैं, सेवा में उसके पद का नाम, उसका शासकीय पता है। जिसको पत्र भेजा जा रहा है, जिसको सरकारी पत्र भेजा जा रहा है, उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखेंगे, जिसको पत्र भेजा जाएगा सरकारी पत्र में, उसका नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके पद का नाम लिखते हैं, और साथ ही साथ में उसका शासकीय पता यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको नोट करनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही एग्जाम आपसे पूछी जाती हैं, और यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है। तो सेवा में लिखेंगे, उसके बाद उसके पद का नाम लिखेंगे, और उसके बाद उसका शासकीय पता लिखेंगे। नाम सिर्फ हम लोग प्रेषक का लिखेंगे। प्रेषिति यानी कि जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका पद नाम हम वो लोग यहाँ पर लिखते हैं। चलिए ठीक है, ये बात होगी प्रेषक की और होगी प्रेषिति की। उसके बाद देखिए ये भी, हाँ यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि सरकारी पत्र में जिसे पत्र भेजा जा रहा है वो पत्र में कहाँ पर लिखा जाएगा। एग्जाम में ऑप्शन कैसे होंगे, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर या नीचे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने, तो आपका उधर क्या हो जाएगा, बाईं ओर। देखिए बाईं ओर बन रहा है ना, ये दायां है हमारा और ये बायां है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ऐसे ही नोट कर लेना है। अभी मैं आपको बताऊंगा भी, देखिए याद कैसे करना है, फिलहाल आप समझते रहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आता है अनुभाग। अनुभाग पत्र में एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर अनुभाग लिखा हुआ आता है। अब आपके पास अनुभाग एक भी हो सकता है, अनुभाग दो हो सकता है, अनुभाग तीन हो सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है। अगर पत्र में जितने अनुभाग होते हैं बाद में वो जोड़ दिए जाते हैं, हमें तो सिर्फ समझना है यहाँ पर। तो अनुभाग यहाँ पर लिखा जाएगा आपका कहाँ पर, देखिए ये जो ये लाइन आ रही है ना हमारी, ये लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपको। ये लाइन के बिल्कुल ही नीचे करके आएंगे, बिल्कुल लाइन से आएंगे। तो अनुभाग आपका देखिए, जो अनुभाग जो हम लिखेंगे ना, लेकिन जो अनुभाग जो लाइन हमारी जो आएगी अनुभाग की, अनुभाग को थोड़ा सा हम लोग यहाँ से लिखेंगे। अनुभाग को थोड़ा सा हम लोग यहाँ से लिखेंगे। जो एक लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पर करेंगे, तब ये सही आता है। मैंने लिखने में थोड़ा सा गलती करी हुई है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। अनुभाग थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पर हटाएंगे, इस साइड को, और ये एक को हम लोग यहाँ पर से लिखना इसको शुरू करेंगे। चलिए ठीक है। तो अनुभाग सरकारी पत्र में अनुभाग कहाँ पर लिखा जाता है, ये भी दाईं ओर लिखा जाएगा। ये सब कुछ कहाँ पर है, ये नहीं दाईं ओर नहीं, ये बाईं ओर, ये बायां है ना। अनुभाग हो, प्रेषिति हो, प्रेषक हो, सब कहाँ लिखा जा रहा है, बाईं ओर लिखा जा रहा है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आता है, उसको देखिए दिनांक। यहाँ पर से देखिए अनुभाग के बाद सीधे दिनांक आता है। दिनांक की हम लोग बात करते हैं, दिनांक और स्थान की। एक पत्र में दिनांक और स्थान का बहुत ही महत्व होता है। तो देखिए
दिनांक और स्थान। दिनांक आपको कैसे लिखनी है, देखिए कैसे लिखनी, क्या लिखनी है, ये तो तब बात होगी ना जब आपसे प्रारूप पूछा जाए, तो मैं वो भी साथ में लेके चल रहा हूँ। अगर आपसे प्रारूप, अगर किसी आप राज्य की तैयारी करते हैं प्री या जहाँ मेंस की, जहाँ पर लिखित में आपका पेपर होता है, तो वहाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो दिनांक लिखने का जो तरीका होता है 10 दिसंबर, ऐसे देवनागरी में इसमें आपको लिखना पड़ता है 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 2021, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं 10 दिसंबर 2021। तो इस ये तरीका होता है लिखने का 10 दिसंबर 2021। इसको मैंने वैसे, मेरे पास एक तो पेन नहीं है तो थोड़ी दिक्कत होती लिखने में। देखिए 10 दिसंबर 2021 सबसे बेस्ट तरीका होता है लिखने का 10 दिसंबर 2021। स्थान का नाम मान लीजिए आप नैनीताल से लिखते हैं, जगह का नाम जहाँ से आप लोग पत्र भेजते हैं, देहरादून से भेज रहे हैं, नैनीताल से भेज रहे हैं, दिल्ली से भेजते हैं, जिस भी कार्यालय से आप लोग भेजते हैं, जहाँ पर वो कार्यालय स्थापित है, आपको उस शहर का नाम लिखना है। तो 10 दिसंबर 2021 कुछ इस प्रकार से आपको वहाँ पर लिखनी पड़ती है। दिनांक देवनागरी लिपि में ही, इसको आपको देवनागरी लिपि में ही लिखना अच्छा माना जाता है। जो रोमन संख्या होती है, जो रोमन नहीं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश ABCD या फिर DEC ऐसे करके इसको नहीं लिखते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, सरकारी पत्र में दिनांक और स्थान कहाँ लिखा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दाईं ओर। आपके सामने 4 ऑप्शन कैसे रहेंगे, ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा दाईं ओर। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अगला आता है विषय। विषय किसी भी पत्र में ना विषय का बहुत महत्व होता है। तो विषय आपका बिल्कुल देखिए, ये लाइन आ रही है बिल्कुल, ये आपको नहीं छोड़नी है। अनुभाग थोड़ा यहाँ पर आएगा, लेकिन जो बाकी के जो चीज़ें आएंगी बिल्कुल एक लाइन में आएंगी। तो देखिए विषय, विषय देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा विषय, हालांकि यहाँ पर आप लिखते हैं तो 2 लाइन में हो सकता है विषय। विषय देखिए क्या होता है, मूल विषय को संक्षेप में लिखना, मतलब जो पूरा आपका जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे होते हैं, उसको बहुत ही कम शब्दों में बताना। जैसे कि आप लोग बताना चाहते हैं, अगर नगर निगम की कोई शिकायत कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आप लोग जब महोदय लिखेंगे ना, उसका संक्षिप्त तो महोदय में करेंगे, लेकिन विषय क्या होगा, नगर निगम की शिकायत के विरुद्ध, ऐसे करके कुछ आप शब्दों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। तो ये फिर नगर निगम की शिकायतों के संदर्भ में, या फिर इस नगर निगम की शिकायतों के संदर्भ में, नगर निगम के विषयों के संबंध में, इस तरीके से हम लोग इसको खत्म करते हैं। तो विषय आप समझ गए होंगे। विषय कहाँ पर लिखा जाएगा, विषय लिखा जाएगा किस ओर, बाईं ओर। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है महोदय। महोदय का बहुत बड़ा रोल रहता है। महोदय में ही आपको सब चीज़ें लिखनी होती हैं, कुछ भी चीज़ हो, जो भी बातें हो, आपको लिखनी पड़ती हैं। शुरुआत कैसे करते हैं, उपयुक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है। मैंने यहाँ पर देखिए एक शब्द का प्रयोग किया, निर्देश। उपयुक्त विषय के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है। देखिए एक निर्देश होता है, एक निर्देश होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल आप शब्द ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर बोला है निर्देश, तो इसको शुरुआत कैसे करते हैं हम, उपयुक्त विषय के संदर्भ में कहने का निर्देश हुआ है की के बाद आपकी जो बात है आप उसको कहना शुरू करते हैं। तो महोदय कहाँ लिखा जा रहा है, ये भी बाईं ओर लिखा जा रहा है। आपको बायां दायां समझना है और यहाँ पर से कुछ नहीं, अगर आप लोग ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए संलग्नक आते हैं। संलग्नक किस ओर लिखे जाएंगे, संलग्नक, संलग्नक क्या होते हैं, जो भी आप पत्र लिखते हैं उसमें अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रूफ देना होता है, किसी अखबार की कटिंग देनी हो, कोई कोई अन्य चीज़ के बारे में आपको प्रूफ देना हो, तो उन्हें बोलते हैं संलग्नक। संलग्नक जितने भी होते हैं, आपको जैसे यहाँ पर एक लिखा, मान लिया, जैसे मान लिया आपने संलग्नक कोई लगाया और यहाँ पर एक लिख दिया, उस संलग्नक की थोड़ी जानकारी दे दी, अखबार की मूल प्रति इस दिनांक की। उसके बाद दूसरे में जो भी आपका जो प्रूफ है उसको थोड़ा सा यहाँ पर व्याख्या कर दी। जितने भी संलग्नक हैं उसकी यहाँ पर आप लोग लिख देंगे, 2 संलग्नक हैं, 3 संलग्नक हैं, जितने भी। तो ये रहा था आपका संलग्नक। संलग्नक भी सरकारी पत्र में किस ओर लिखा जाता है, तो ये भी बाईं ओर ही लिखा जाएगा। देखिए बायां दाएं आपको याद रखना दोस्तों। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए आती है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि। किसी भी, अभी देखिए ये जो पूरा पत्र है ना, ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें एक लाइन और आएगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक ही पेज में इतना सारा नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके आगे लिख दिया है। तो प्रतिलिपि क्या होती है, प्रतिलिपि में उन विभागों का नाम या उन आयोगों का नाम जिनको यह भेजा जाएगा। जैसे कि मान लिया क्या होता है, आपने कोई पत्र देखा होगा ना, तो वो पत्र अनेक विभागों को भी भेजा जाता है। कोई सूचना देनी होती है तो अनेक विभागों को वह पत्र भेजा जाएगा। जैसे मान लिया कोई पत्र DM के कार्यालय से अगर वहाँ से निकला हो, या फिर SDM के कार्यालय से निकला हो, तो वो तहसील स्तर पर जाएगा, या फिर कोई अन्य विभाग के स्तर पर जाएगा। जितने भी स्तर पर जाता है तो उनके नाम यहाँ पर लिखे जाएंगे, 1 2 3 4, जितने भी विभागों को भेजा जाएगा ना, तो उन विभागों के नाम प्रतिलिपि के नीचे लिखे जाते हैं। कहाँ पर, प्रतिलिपि के नीचे वो सभी के सभी लिखे जाते हैं।
तो आपको याद ये रखना है, सरकारी पत्र में प्रतिलिपि किस ओर लिखाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बाईं ओर। देखिए ये हमारे बाईं ओर आ रहा है, तो बाईं ओर ये लिखी जा रही है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए पत्र हमारा समाप्त हो गया, फिर आता है भवदीय। भवदीय में किसके हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर, नाम और पद, यहाँ पर किसका लिखा जाएगा। देखिए ये जिसका भी लिखा जाएगा ना, कौन लिखेगा, जो प्रेषक है, जो प्रेषक है यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम और पदनाम लिखेगा। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, सरकारी पत्र में प्रेषक के हस्ताक्षर कहाँ पर होते हैं, प्रेषक के हस्ताक्षर कहाँ पर हो रहे हैं, सबसे नीचे हो रहे हैं, किस ओर हो रहे हैं, दाईं ओर हो रहे हैं। देखिए दाईं ओर हो रहे हैं, हस्ताक्षर के रूप में ही उसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, हस्ताक्षर के रूप में ही उसका यहाँ पर पद लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये थी सरकारी पत्र का प्रारूप और सरकारी पत्र की कुछ बातें। थोड़ी सी बातें और हैं, उसको जान लेते हैं, उसके बाद आपका सरकारी पत्र समाप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बात और जान लीजिए, समापन सूचक या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, कृपया, कृपया या फिर कुछ भी हो, महोदय, महोदय शब्द का तो प्रयोग किया जाएगा, कृपया हो गया, या फिर अन्य जो भी समापन सूचक शब्द होंगे या फिर आदर सूचक शब्द होंगे उनका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जैसे कि महाशय शब्दों का प्रयोग, जैसे कभी कभी कुछ पत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, तो सरकारी पत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो समापन सूचक और आदर सूचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। चलिए ठीक है। और देखिए एक बात और, जो यहाँ पर लाइन आएगी ना विषय की, जो विषय की लाइन आएगी, जब हम लोग यहाँ पर से इसको लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पर से लिखेंगे, अगली लाइन जब हम लोग लिखते हैं तो ये यहीं पर से शुरू होगी, यहीं पर से वो अगली लाइन शुरू होगी। लेकिन जो महोदय की लाइन है, महोदय मान लिया हम लोग यहाँ पर से लिखना शुरू किया, महोदय ऐसे लिखते रहेंगे, जो अगली लाइन जो शुरू होती है वो यहाँ पर से शुरू होगी, यहाँ पर से जो महोदय की नीचे से शुरू होगी। तो ये भी आपको समझना है। लेकिन ये आपके ऑप्शनल एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपको कोई पत्र लिखना हो तब तो वाली बात है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि भौदी लिखा था, भौदी के नीचे हस्ताक्षर, नाम और पद लिखा हुआ था। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना, किसी किसी पत्र में आज्ञा से भी लिखा होता है। आज्ञा से मतलब कि आज्ञा से लिखा रहेगा, उससे हस्ताक्षर होंगे, नाम होंगे, पद होंगे। मतलब कि इसका मतलब ये है, जिसकी आज्ञा से वह पत्र भेजा जा रहा है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और उसके पद का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बन सकता है, सरकारी पत्र में किसी की आज्ञा से अगर कोई पत्र लिखा जाता है तो आज्ञा करने वाले के या आज्ञा देने वाले के हस्ताक्षर कहाँ पर होते हैं, उसका नाम कहाँ पर लिखा जाता है, उसका पदनाम कहाँ पर लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बायां दायां मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। चलिए ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ना प्रेषक, ये आपको नोट कर लेना है। प्रेषक क्या होता है, जो पत्र भेज रहा है। प्रेषित जिसको पत्र भेजा जाएगा। निदेश, एक शब्द आया था निदेश, निदेश शब्द का अर्थ समझिए, निदेश शब्द का अर्थ था ऑर्डर। निदेश शब्द का अर्थ होता है ऑर्डर और निर्देश शब्द का अर्थ होता है सलाह। तो ये जो निदेश शब्द है, कभी कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि निदेश शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ये, तो आपको याद रखना है ऑर्डर और निर्देश का सलाह। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, शासकीय पत्रों में सदैव आदेशात्मकता होगी। आदेशात्मकता सदैव ही शासकीय पत्रों में होगी, शासकीय हो सरकारी हो, बात एक ही है। फिर देखिए, शासकीय पत्र के समाप्त होने पर समापन या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये तो आपको बता ही चुका हूँ, जैसे कि श्रीमान हो, मान्यवर हो, महाशय हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर भी नहीं किया जाएगा। श्रीमान, मान्यवर, महाशय ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। दोस्तों ये था सरकारी पत्र। सरकारी पत्र से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवा चुका हूँ। चलिए ठीक है। एक बात यहाँ से हम लोग एक बात ये समझते हैं। आपको देखिए, इस पत्र को अगर आपको अच्छे से याद करना है तो ऐसा करिए, एक कॉपी लीजिए, 2 बार आप इन चीज़ों को लिखिए, मात्र 2 बार आप इन चीज़ों को लिखेंगे, 1-2 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप अपने माइंड में एक इमेज बना लेंगे कि ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जा रही हैं और ये चीज़ें यहाँ पर लिखी जा रही हैं। देखिए ना, यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, एक पत्रांक है, दिनांक है, भवदीय है और आज्ञा से, 4 चीज़ें तो हैं, बाकी तो सब कुछ इधर ही है ना। तो आप रटिए मत, रटना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, एक इमेज बनानी है इस सरकारी पत्र के प्रारूप की। अगर आप इसकी इमेज बनाते हैं तो आपको इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और कुछ पूछना होता है तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर भी मैंने आपको नीचे दे रखा है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।